प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से हैं। आइए हम चलते हैं अमेरिका के बारे में कुछ बात करें। अमेरिका में FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने देश में चल रहे 6 नए चीनी पुलिस स्टेशनों का पता लगाया है। ये सभी पुलिस स्टेशन गुप्त रूप से न्यूयॉर्क में चल रहे थे और इनके जरिए चीन अमेरिका की जासूसी कर रहा था। इन अघोषित पुलिस स्टेशनों के जरिए चीन अमेरिका में चीन विरोधी गतिविधियों को भी नियंत्रित करने का कार्य करता था। FBI ने इसी महीने न्यूयॉर्क के मैनहट्टन इलाके में चीन के एक गुप्त पुलिस स्टेशन को बंद कराया और वहां कार्य कर रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लू जियावांग 61 और चैन चिनफिंग 59 न्यूयॉर्क के निवासी हैं। उन पर चीन के गुप्तचरों के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप है। यह आरोप साबित हो गया तो दोनों चीनी मूल के आरोपियों को लंबे समय के कारावास की सजा भुगतनी पड़ सकती है। न्यूयॉर्क पोस्ट अखबार के अनुसार इन गुप्त पुलिस स्टेशनों के अतिरिक्त चीन अमेरिका में कई अन्य शहरों में गोपनीय ठिकाने बनाकर वहां से सूचनाएं एकत्र कर रहा था और उन्हें चीन भेज रहा है। सेफगार्ड डिफेंस नाम की संस्था के अनुसार अमेरिका में चीन के कम से कम 4 संदिग्ध गोपनीय ठिकानों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। उनकी जांच का काम जारी है। चीन की मंशा और उससे जुड़े खतरों को समझते हुए अमेरिका अब कई स्तरों पर निरोधी कार्य कर रहा है। इस तरह के चीनी खुफिया ठिकाने लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को और ह्यूस्टन में भी होने का शक है। मैड्रिड में मुख्यालय वाले एक मानवाधिकार संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पूरी दुनिया में 100 से ज़्यादा खुफिया पुलिस स्टेशन हैं जिनके जरिए वह सूचनाएं एकत्रित करता है और चीन विरोधी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ये खुफिया ठिकाने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के निर्देश पर चलाए जा रहे हैं। आइए अब हम जम्मू कश्मीर के पुंछ के बारे में बात कर लें। जम्मू कश्मीर के पुंछ में गुरुवार 20 अप्रैल को सेना के एक ट्रक पर हुए आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे। वहीं अब इस मामले में एक नई जानकारी सामने आई है कि आतंकवादियों ने सेना के जिस ट्रक पर हमला किया उसमें पुंछ के एक गांव में होने वाली इफ्तार पार्टी के लिए फल और अन्य सामान भरा हुआ था। इस इफ्तार पार्टी में रोजेदारों के साथ उस गांव के पंच और सरपंच को भी बुलाया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय राइफल्स RR के जवानों ने सेंगोट क्षेत्र में 20 अप्रैल की शाम को इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। आतंकी इस आयोजन को लेकर नाराज थे। वहीं दूसरी तरफ इफ्तार पार्टी मनाने जा रहे जवानों पर हमले से गांव के लोग काफ़ी दुखी हैं और लोगों ने इस बार ईद मनाने से इनकार कर दिया है। दरअसल आतंकियों का सबसे बड़ा डर यही है कि लोग सेना को अपना दोस्त न समझने लगे। वहीं IB रिपोर्ट के अनुसार BG सेक्टर में आतंकियों ने हमले के लिए स्टिकी बम का इस्तेमाल किया था। इस रिपोर्ट में बताया गया कि आतंकियों ने ट्रक पर करीब 36 राउंड गोलियां दागी थी। उन्होंने हमले में स्टील बुलेट का भी इस्तेमाल किया था। वहीं जांच टीम को ट्रक से 2 ग्रेनेड पिन और मिट्टी के तेल के वाष्प मिले हैं। पुंछ में हुए आतंकी हमले में RR के 5 जवान हवलदार मनदीप सिंह, हरकिशन सिंह, लांस नायक कुलवंत सिंह, सिपाही सेवक सिंह और लांस नायक देवाशीष बसवाल शहीद हो गए। एक जवान गंभीर रूप से घायल है जिसका इलाज सेना के अस्पताल में चल रहा है। हमले के बाद से सुरक्षा बल पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। उधर इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी PAFF नामक आतंकी संगठन ने ली है। PAFF पाकिस्तान से चल रहे आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ा है। लीजिए अब चीन के बारे में कुछ बात करें। चीन के विदेश मंत्री चिन कांग ने शुक्रवार को ताइवान को धमकी देते हुए कहा कि इस स्वशासित द्वीप पर नियंत्रण की बीजिंग की मांग के खिलाफ जाने वाले लोग आग से खेल रहे हैं। किंगांग ने शुक्रवार को एक भाषण के अंत में टिप्पणियां की जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था तथा विकासशील देशों के हितों में चीन के योगदान की वकालत की गई। इसमें उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव शी जिनपिंग की वैश्विक सुरक्षा पहल की बार बार तारीफ की। चीन ने ताइवान पर लगातार सख्त रुख अपनाया है। उसने आमतौर पर प्रवक्ताओं या निचले स्तर के राजनयिकों को समाचार विज्ञप्ति के माध्यम से या द्विपक्षीय माध्यम से धमकी भरे बयान दिए हैं। चीन सीधे शी के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की पोलित ब्यूरो स्थायी समिति को जवाब देते हैं और शुक्रवार को उनकी टिप्पणियों में ताइवान को लेकर सैन्य संघर्ष की संभावना पर चीनी भाषा के कठोर स्वर प्रतिबंधित थे। चिन कांग ने ताइवान को समस्या करार देते हुए कहा, ताइवान समस्या चीन के आम हितों का केंद्र है। हम चीन की संप्रभुता तथा सुरक्षा को कमतर करने वाले किसी भी कृत्य का जवाब देने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। ताइवान के मुद्दे पर आग से खेलने वाले लोग खुद को ही जला लेंगे। विदेश मंत्रालय के पूर्व प्रमुख प्रवक्ता कांग राष्ट्रपति शी की अमेरिका, उसके एशियाई सहयोगियों और पश्चिमी देशों के साथ संबंधों को लेकर अधिक टकराव वाली सोच को बढ़ाने में अग्रणी रहे हैं। दक्षिण कोरिया से लेकर जर्मनी तक अनेक देशों ने हाल में ताइवान के लिए चीन की धमकियों के खिलाफ बयान दिए हैं। चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है तथा जरूरत पड़ने में बल प्रयोग से इस कब्जे में लेने की धमकी देता है।
ताइवान को लेकर चीन की धमकी का स्तर आंक पाना अभी मुश्किल है, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि चीन अगले दशक में अपना हमला शुरू करने के लिए तैयार रहना चाहता है। अगर 2022 में अमेरिका की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान की यात्रा पर गई थी, इसके बाद से ही दोनों के बीच युद्ध के हालात थे। लेकिन हाल ही में जब अमेरिका की 10 दिनों की यात्रा से लौटी तो चीन और भड़क गया। उनके ताइवान लौटने के बाद चीन ने 3 दिनों तक मिलिट्री एक्सरसाइज के जरिए ताइवान की घेराबंदी की। इसके बाद जिनफिंग की तरफ से भी ताइवान को धमकी दी गई थी। आइए अब थोड़ा पाकिस्तान के बारे में बात कर ली जाए। पाकिस्तान में आम चुनाव की तारीख को लेकर चल रहे विवाद में शहबाज शरीफ सरकार ने विपक्ष से बातचीत करने का भरोसा देकर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से मोहलत ले ली है। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से वह सचमुच बातचीत करेगी, इसको लेकर संदेह बना हुआ है। गुरुवार को इस संबंध में सत्ताधारी गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (पीडीएम) का दोहरा रुख सामने आया। एक तरफ सरकार ने कोर्ट को ईद के बाद पीटीआई से बातचीत करने का आश्वासन दिया, वहीं पीडीएम के चेयरमैन फजलुर रहमान ने एक सार्वजनिक बयान में इमरान खान के साथ किसी तरह की बातचीत का विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई अब 27 अप्रैल तक के लिए टाल दी है। उसने ये कदम सरकार की तरफ से सूचना दिए जाने के बाद उठाया कि सरकार और पीटीआई के बीच यह तय हो गया कि 26 अप्रैल को बातचीत होगी। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पीडीएम और पीटीआई को निर्देश दिया था कि वे गुरुवार शाम 4 बजे तक आपसी बातचीत से देश में आम चुनाव के समय के बारे में आम सहमति बना लें। इसके साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पंजाब की प्रांतीय असेंबली का चुनाव 14 मई को कराने के अपने आदेश को वो वापस नहीं लेगा। गुरुवार को सुबह इस मामले की सुनवाई शुरू होते ही प्रधान न्यायाधीश जस्टिस उमर अता बंदियाल के नेतृत्व वाली 3 जजों की बेंच के सामने सरकार की ओर से कहा गया कि पीडीएम ने ईद के बाद पीटीआई के साथ बातचीत करने का मन बनाया है, लेकिन कोर्ट इससे संतुष्ट नहीं हुआ। जस्टिस बंदियाल ने निर्देश दिया कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत गुरुवार को ही हो और उसका नतीजा शाम 4 बजे तक कोर्ट को बताया जाए। दोपहर बाद अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान और पीटीआई के वकील फारूक एच नाइक चीफ जस्टिस से उनके चैम्बर में मिले। इसके बाद नाइक ने पत्रकारों को बताया कि चीफ जस्टिस को यह सूचना दे दी गई है और दोनों पक्षों के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बातचीत के लिए और समय देने का कोर्ट राजी हो गया है। इसी बीच जमात-ए-उलमा इस्लामी के नेता और पीडीएम के चेयरमैन फजलुर रहमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान की पार्टी से किसी प्रकार की बातचीत का भी विरोध करेंगे। उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति ने असेंबलियाँ भंग कराई और पाकिस्तान को आज की हालत में पहुँचा दिया, क्या आप चाहते हैं कि हम उसके पास बातचीत के लिए जाए? हमें यह मंजूर नहीं। कोर्ट में चल रही कार्रवाई की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा, हमारे लिए पूरी तरह से गैर सियासी प्रक्रिया है। लेकिन इसके बाद विदेश मंत्री और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सह अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इसमें उन्होंने राजनीतिक दलों के बीच बातचीत जारी रखने का महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी गठबंधन ने ईद के बाद विपक्ष से बातचीत करने का फैसला किया है। ईद के बाद बातचीत के लिए एक प्रभावी रणनीति तैयार की जाएगी। अमेरिका के एक शीर्ष कमांडर ने बुधवार को वाशिंगटन में कहा कि भारत और अमेरिका चीन से एक समान सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपनी उत्तरी सीमा की सुरक्षा में जुटे भारत को बाइडेन प्रशासन न केवल ठंड के लिए आवश्यक सामान उपलब्ध करवा कर सहायता पहुंचा रहा है, बल्कि वह उसे अपना औद्योगिक आधार विकसित करने की उसकी कोशिश में भी मदद कर रहा है। सनद रहे कि चीन की आक्रामकता का सामना करने के लिए भारत और अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड समूह का हिस्सा है। अमेरिका के हिंद प्रशांत कमान के कमांडर एडमिरल जॉन क्रिस्टोफर एक्विलिनो ने हिंद प्रशांत राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों को लेकर प्रतिनिधि सभा की सशस्त्र सेवा समिति को बताया, हम भारत के साथ अपनी साझेदारी को महत्व देते हैं और समय के साथ हम इसे बढ़ा रहे हैं। उनके समक्ष भी वही सुरक्षा चुनौती है, प्राथमिक सुरक्षा चुनौती है जिसका सामना हम करते हैं और वाकई उनकी उत्तरी सीमा पर यह समस्या है। एडमिरल ने कहा कि उस सीमा पर पिछले 9 या 10 महीनों से 2 झड़पें हुई हैं, क्योंकि चीन की तरफ से उन्हें सीमा पर दबाव का सामना करना पड़ रहा है। एडमिरल जॉन क्रिस्टोफर भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रो खन्ना के एक सवाल का जवाब दे रहे थे। सांसद पैट्रिक रियान के एक सवाल पर एडमिरल ने कहा कि भारत एक महत्वपूर्ण भागीदार है और मालाबार में संयुक्त सैन्य अभ्यास करने के अलावा सुरक्षा पहलुओं समेत अमेरिकी भारत को अन्य सहायता प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त हम उत्पादन के क्षेत्र में अपने सहयोग का विस्तार कर रहे हैं, क्योंकि भारत अपना औद्योगिक आधार विकसित करने के लिए प्रयास कर रहा है। C-130 के महत्वपूर्ण कलपुर्जे मेड इन इंडिया हैं। हेलीकॉप्टर और महत्वपूर्ण चीज़ें मेड इन इंडिया हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने के नाते हमारे साथ काम करने की इच्छा भी है। हमारे समान मूल्य हैं। सालों से हमारे बीच दोस्ताना संबंध है। मैं अपने भारतीय समकक्ष जनरल अनिल चौहान से हाल ही में रायसीना डायलॉग के दौरान मिला था। मैं पिछले 2 साल में 5 बार भारत जा चुका हूँ।
आइए अब हम थोड़ा सा गर्मी के बारे में बात कर लें। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एंडोक्रिनोलॉजी और इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर विनीत अरोड़ा बताते हैं कि गर्मी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा बनाए रखना। पसीना आने से शरीर में इलेक्ट्रोलाइट का ह्रास होता है। इसके लिए बाज़ार में कई तरह के इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन मिलते हैं, लोग इसे ले सकते हैं। इसके अलावा मौसमी फलों जैसे कि तरबूज इसका बहुत अच्छा स्रोत है, इसका सेवन करना चाहिए। बने बनाए ORS अपने पास रख सकते हैं। नींबू पानी, नारियल पानी और वैसे फल ज़्यादा से ज़्यादा खाने चाहिए जिनमें पानी की मात्रा होती है। इसके साथ ही मौसमी सब्जियों का सेवन शरीर को ठीक रखने के लिए ज़रूरी है। वो कहते हैं अगर बजट में जूस फिट नहीं बैठता हो और बने बनाए ORS खरीदने की स्थिति में नहीं हो तो नमक चीनी का घोल बेहद ज़रूरी हो जाता है। यह आसानी से बनाया भी जा सकता है, इसमें खर्चा भी नहीं लगता। वहीं छाछ भी अच्छा विकल्प है क्योंकि इससे में पोटाशियम मिल जाता है। शरीर में सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट की मात्रा का संतुलन समय देश के कई इलाके हीट वेव या लू की चपेट में है। मैदानी इलाकों में जब तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक या सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस अधिक होता है तब लू जैसे हालत की घोषणा की जाती है। दिल्ली के LNJP अस्पताल की CMO डॉक्टर रितु सक्सेना कहती है कि गर्म हवाओं को लू कहा जाता है। ऐसी स्थिति में बाहर निकलने से शरीर में नमी की मात्रा कम होने लगती है। वो कहती है सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि अगर लू चल रही हो तो बाहर निकलने से जितना बच सके बचें, काम का समय बदल लें। वो बताती हैं कि दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक खुले में निकलने से बचें। हालांकि हर कोई ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि गर्मी के साथ साथ रोजी रोटी का भी सवाल है, तो ऐसे में लोगों को गर्मी और लू की चपेट में आने से बचने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। कैसे पहचानें कि आप लू की चपेट में है? सिर में दर्द, बहुत ज़्यादा पसीना आना, चक्कर आना, मांसपेशियों में खिंचाव, मितली जैसा महसूस होना इसके आम लक्षण हैं। अगर किसी को ऐसा महसूस हो तो तुरंत छांव या ठंडे स्थान पर जाएं। पंखे या AC में जा सकते हैं तो बेहतर है। पेड़ की छाया में भी बैठ सकते हैं। पानी और ORS पी सकते हैं। अगर किसी को लग रहा है कि उसके शरीर से पसीना आना बंद हो गया है और बुखार, चक्कर आ रहा है तो तुरंत डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए। डॉक्टर की सलाह पर ही दवाई लें। डॉक्टर रितु कहती हैं कि गर्भवती महिलाओं को यह कोशिश करनी चाहिए कि वो घर से बाहर न निकले। अगर निकले तो पानी की बोतल अपने साथ रखें। वहीं डॉक्टर अरोड़ा कहते हैं कि अगर आप धूप में बाहर रह गए तो इसका असर रक्तचाप, ब्लड प्रेशर पर पड़ता है। ऐसे में शरीर के अंदर एक तरह की अस्थिरता आ जाती है। अगर गर्भवती महिला की स्थिति गंभीर हो जाती है तो इसका असर बच्चे पर भी पड़ता है। डॉक्टर अरोड़ा कहते हैं कि मौसम विभाग हीट वेव, लू घोषित कर रहा है। ऐसे में बच्चों के स्कूलों को बंद करना ही अच्छा विकल्प है। अगर बच्चे स्कूल या बाहर जा रहे हैं तो उनके अभिभावकों को खास ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि बच्चे लू लगने के लक्षण को पहचान नहीं पाते। बच्चे खेलने में लगे रहते हैं। उनको बिना छाते के बाहर नहीं निकलने देना चाहिए और पानी की पर्याप्त मात्रा की जरूरत हर किसी पर लागू होती है। तो ये ध्यान रखिए बच्चे पर्याप्त मात्रा में पानी पी रहे हैं या नहीं। हर मौसम का असर हमारी त्वचा पर होता है, लेकिन गर्मी में इसकी तासीर कुछ ज़्यादा ही महसूस की जा सकती है। धूप में निकलते ही इसका सबसे पहला वार हमारी त्वचा ही बर्दाश्त करती है। गर्मी में शरीर में पानी का बना रहना, हाइड्रेट बहुत ज़रूरी होता है और भागदौड़ की ज़िंदगी में लोग अमूमन इसका ध्यान नहीं रख पाते हैं। ऐसे में आपकी त्वचा आपसे रूठ जाती है और यह स्थिति रूखेपन, जलन समेत चेहरे के रंग में अंतर के जरिए होती है और कभी कभी तो सनबर्न जैसी स्थिति हो जाती है। सबसे पहली बात तो शरीर को तापमान के अनुकूल बनने में समय लगता है। अचानक तापमान में बदलाव शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, ट्रांजिशन। जैसे कि आप कार से कहीं जा रहे हैं और आपको पता है कि वहाँ AC नहीं है, तो वहाँ पहुँचने से 3-4 मिनट पहले ही अपनी कार का AC बंद कर दें। इसे आम भाषा में सर्द गर्म कहा जाता है और इससे कई बार एलर्जी भी हो जाती है। कई बार रक्तचाप में उतार चढ़ाव हो जाता है और यह इम्यूनिटी के लिए भी सही नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।